जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 13 है। अभी तक 12 वीडियो हो चुकी हैं। तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, साथ ही उन क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते चलते हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। फिर उसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, PMKSY स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष में शुरू की गई। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका जो सही आंसर है वो है जुलाई 2015। याद रखिएगा, PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। ये 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ और अन्य पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट्स और ये स्कीम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वो पूछता है, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये इसी स्कीम से संबंधित है, ठीक है। और एक और इसका स्लोगन है जो है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये भी आप याद रखना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ही संबंधित है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। या फिर वो पूछ ले जल सिंचन जो टर्म है वो किससे संबंधित है, तो वो भी आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ही संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहेंगे और समझ आए होंगे। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जुलाई 2015। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले इज, यानी जौ का पुष्पक्रम है, या जौ का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है। तो जान लेते हैं इसका जो सही आंसर है वो है रेसिमोस। याद रखना, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले वो रेसिमोस कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बात हो रही है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल इज, यानी कि क्षारीय मृदा सुधार का सबसे सस्ता साधन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारे परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है जिप्सम। याद रखना, जिप्सम का यूज़ करते हैं हम, जो कि अल्कलाइन सॉइल होती हैं, जो क्षारीय मृदा होती हैं, उनको सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे बात हो रही है, विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज मोर इफेक्टिव, यानी कि प्रसार शिक्षा का कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, एक्सटेंशन का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फील्ड। प्रश्न को क्या बोल रहा है हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, यानी कि प्रसार शिक्षा है, उसका कौन सा जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव का मतलब कि जो चीज़ हम किसानों को, फार्मर्स को बताना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से वो अडॉप्ट भी कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फील्ड की बात हो रही है, यानी कि अगर हम खेत पे अगर प्रदर्शनी बता रहे हैं, कोई मेथड्स को अगर हम बता रहे हैं, सोइंग की कोई मेथड बता रहे हैं, या फिर किसी हाई यील्डिंग वेराइटी का हम अगर डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड पे दे रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें, जैसे रेडियो, लेक्चर, न्यूज़पेपर, इनकी तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो एक्सटेंशन एजुकेशन की जो मेथड होगी, मोर इफेक्टिव, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यहाँ पे बात हो रही है अल्फी सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ, यानी कि अल्फी सॉइल एक प्रकार है, ये मिट्टी का प्रकार होता है। और अल्फी सॉइल जो होती है वो रेड सॉइल कहलाती है, ठीक है। यह अल्फी सॉइल जो होती है वो रेड सॉइल के अंतर्गत आती है, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन देन प्रोडक्शन इज। अगर हिंदी में हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब सीमांत उपज औसत उपज के बराबर होती है तो उपज होगी। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्शन यानी एमपी बराबर होता है एवरेज प्रोडक्शन के यानी एपी के बराबर, तो तब जो प्रोडक्शन होता है हमारा, तब जो उत्पादन होता है ना, वो आपको मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर आएगा वो होगा मैक्सिमम। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा और आपकी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे बात हो रही है डायएडल्फस स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से किस में द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पी। पी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। जो पी होती है यानी मटर जो होती है उसको हम ग्रोइंग हैबिट के हिसाब से दो भागों में उनको बांट लेते हैं। एक होती है गार्डन पी, ठीक है, और एक होती है आपकी फील्ड पी। एक होती है फील्ड पी, ठीक है। गार्डन पी जो होती है उसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम हॉर्टेंस, ठीक है, हॉर्टेंस होती है गार्डन पी। इसको हम टेबल पी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका मेनली उपयोग कैनिंग पर्पज से प्रयोग करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है फील्ड पी, ये होता है पाइसम सटाइवम अर्बेंस, ठीक है, और इसका प्रयोग हम दाल के लिए, फोडर के लिए और ग्रीन मैन्योर के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि जो पी होती है उसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा मात्रा में होता है, लगभग 25% के आसपास उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है पी में, मटर में, ठीक है। और इसके जो दाने होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो जो दाना होता है वो स्मूथ होता है यानी कि जो ऊपर से चिकना होता है दाना, और एक जो दाना होता है उसमें थोड़ी सी झुर्रियाँ होती हैं ऊपर से, ठीक है। तो जो झुर्रियों वाला जिसको हम इंग्लिश में रिंकल्ड सीड बोल सकते हैं, जो रिंकल्ड मतलब जो रिंकल्ड यानी कि जो झुर्रीदार जो बीज होता है वो सीड होता है वो ज़्यादा मीठा होता है चिकने सीड की तुलना में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। ये बीज दर को भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी जैसे कि सालविया, ठीक है, उसका जो पूरा पॉड एडिबल होता है, सॉरी, उसका जो पूरा पॉड होता है, जो फली होती है, फली सहित हम उसको खा सकते हैं, सालविया वेराइटी होती है। फिर अर्का अजीत एक वेराइटी होती है, जबहार मटर, और एक है आज़ाद P1। ये चीज़ आप याद रखना, ये वेराइटी को, आज़ाद P1, ठीक है। ये भी जो है मटर की ही वेराइटी है। आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे बात हो रही है विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, यानी कि कौन सी सब्जी को पौधरोपण करके उगाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। और यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कैबेज। कैबेज यानी पत्ता गोभी। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो फ्रूट होता है कैबेज का उसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी सीड रेट रहती है यानी बीज दर की अगर हम बात करते हैं पत्ता गोभी की, तो ये आपकी 500 से 750 ग्राम के आसपास होती है, ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए 500 से 750 ग्राम के आसपास, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो वेराइटी हैं जैसे कि गोल्डन एकर, कोपेनहेगन मार्केट, ये बड़ा पूछता है, कोपेनहेगन मार्केट ये बहुत पूछता है। फिर प्राइड ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी पूछता है एग्ज़ाम में, प्राइड ऑफ इंडिया, ये आपकी अर्ली वेराइटी होती है। प्राइड ऑफ इंडिया जो होती है ये अर्ली और राउंड टाइप की वेराइटी होती है केबेज की यानी पत्ता गोभी की। और एक और इम्पोर्टेंट वेराइटी को आप याद रख सकते हैं, एक होती है सितंबर। वो पूछता है सितंबर किसकी वेराइटी है, तो सितंबर भी आपकी पत्ता गोभी यानी कैबेज की ही वेराइटी है। आई होप आपको ये पॉइंट याद रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बात हो रही है
पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज ऑफ पी इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि मटर की पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी में हम पर्णचूर्णिल नामक बीमारी भी कहते हैं, ठीक है, इसका निदान पूछ रहा है, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन या इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्प्रेइंग बेटेबल सल्फर, यानी कि जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ है मटर की या पी की, उसको हम बेटेबल सल्फर पाउडर के स्प्रे से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली जो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ होती हैं उनमें हम सल्फर का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बात कर रहा है कि राइस वेराइटी IR36 बिलोंग्स टू दी ग्रुप ऑफ, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि धान की प्रजाति जिसका नाम है IR36 किस समूह की है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है इंडिका। 3 टाइप के ग्रुप हम मेनली पढ़े हुए हैं, जान लेते हैं कौन कौन से वो ग्रुप हैं। एक होता है आपका इंडिका, एक होता है आपका जैपोनिका और एक होता है आपका जवानिका, ठीक है। इंडिका जो होता है ये IR36 जो वेराइटी है वो इंडिका ग्रुप के अंतर्गत आती है। ये जो पौधे होते हैं ये टॉल स्ट्रक्चर होता है इनका, ये लंबे टाइप के होते हैं। इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। और जैपोनिका जो होती हैं, ये जो प्लांट होते हैं जैपोनिका वाले, ये जो होते हैं शॉर्ट टाइप के प्लांट होते हैं और इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है इंडिका के कंपैरिजन में। और जवानिका जो होती है इसको हम बालू राइस भी कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो बालू राइस होता है वो किस ग्रुप को कहते हैं, तो जवानिका को हम बालू राइस भी कहते हैं। मेनली ये जो है इंडोनेशिया कंट्री में इसका कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बात हो रही है कि अ ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड, यानी एक वास्तविक फल विकसित होता है। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रॉम ओवरी। तो याद रखना, एक जो ट्रू फ्रूट होता है ये ओवरी से ही डेवलप्ड होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे बात हो रही है पूसा कंचन इज अ वेराइटी ऑफ, यानी कि पूसा कंचन एक किस्म है। जान लेते हैं किसकी किस्म है। पूसा कंचन जो है वो टर्निप की एक वेराइटी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च को हाल ही में भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर उसकी स्थापना की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है वाराणसी। वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जिसको बनारस भी हम कहते हैं। तो याद रखिएगा जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको शॉर्ट में IRRIB या IRI भी हम इसको कहते हैं, इसका एक रीजनल सेंटर बनाया गया है जो कि भारत में वाराणसी यानी बनारस में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा के हिसाब से, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे बात हो रही है फॉर अनइरिगेटेड फार्मिंग एन एप्रोप्रिएट व्हीट वेराइटी इज, यानी कि असिंचित खेती के लिए गेहूं की उपयुक्त किस्म है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है सुजाता। याद रखना कि अगर हम अनइरिगेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, असिंचित खेती की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सबसे अच्छी वेराइटी होगी अनसिंचित खेती के लिए वो होगी सुजाता, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे बात हो रही है मेल फर्टाइल लाइन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि नर उर्वर वंशक्रम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है बी लाइन, ठीक है। जैसे कि ए लाइन होती है, ए लाइन ये होती है, इसको हम मेल स्टेराइल लाइन भी हम इसको बोलते हैं, मेल स्टेराइल लाइन भी हम इसको बोलते हैं ए लाइन को, ठीक है। बी लाइन को हम मेल फर्टाइल लाइन भी कहते हैं, साथ ही इसको हम मेंटेनर लाइन भी हम इसको बोलते हैं, मेंटेनर
लाइन हम इसको कहते हैं, बी लाइन को। और आर लाइन जो होती है इसको हम रेस्टोरर लाइन भी कहते हैं, इसको हम रेस्टोरर लाइन भी हम इसको कहते हैं, आर लाइन को। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पे बात हो रही है धान की। द रेशो ऑफ ग्रेन एंड स्ट्रॉ इन पैडी इज, यानी कि धान में दाना और भूसा का अनुपात कितना होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है 3:1, यानी कि धान में दाना और जो भूसा है, दाना और भूसा का जो अनुपात है वो है 3:1। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे बात हो रही है प्रूनिंग टाइम ऑफ फालसा एज, यानी कि फालसा की प्रूनिंग का समय है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका जो सही आंसर है वो है दिसंबर टू जनवरी। तो याद रखिएगा फालसा जो फल होता है उसमें जो प्रूनिंग का टाइम होता है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे बात हो रही है नोजल यूज्ड फॉर हर्बिसाइड एप्लीकेशन इज, यानी कि हर्बिसाइड को हिंदी में हम बोलते हैं तृणनाशी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि तृणनाशी के प्रयोग हेतु नोजल है, क्योंकि नोजल के अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पे हर्बिसाइड यानी तृणनाशी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा नोजल होता है वो होता है फ्लैट फैन टाइप। फ्लैट फैन टाइप नोजल जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए, हर्बिसाइड स्प्रेइंग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे बात कर रहा है सॉइल इरोजन की। पूछ रहा है विच इज इनविजिबल सॉइल इरोजन, यानी कि अदृश्य मृदा क्षरण कौन सा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। मृदा का, मिट्टी का जो क्षरण होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका जल से यानी वाटर से, और दूसरा होता है आपका वायु से यानी विंड से। ठीक है, दो तरीकों से मिट्टी का क्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। इन दोनों कारणों से, या तो जल से या फिर वायु से या फिर दोनों के सम्मिलित रूप से। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो जल की बात हो रही है, यानी कि वाटर इरोजन की बात हो रही है, वाटर सॉइल इरोजन की बात हो रही है। तो वाटर इरोजन की कुछ स्टेजें होती हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है स्प्लाश, स्प्लाश हम इसको बोलते हैं, पहली स्टेज जो होती है स्प्लाश ही होती है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल वाटर इरोजन वो होती है आपकी स्प्लाश। फिर दूसरा होता है शीट इरोजन, इसको हम परत मृदा क्षरण भी हम इसको कह सकते हैं। फिर होता है रिल, फिर होता है गली। ये बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि इनका जो विकट रूप होता है, बढ़ता हुआ रूप होता है, उसके अकॉर्डिंग इन स्टेजों को बांटा गया है। स्प्लाश, शीट, रिल, गली, फिर आखिरी जो होता है इसको हम बोलते हैं रेवाइन। ठीक है, ये अलग अलग टाइप होते हैं वाटर इरोजन का। तो यहाँ पे अदृश्य मृदा क्षरण की ये बात कर रहा है, इसका जो आंसर होगा वो होगा शीट इरोजन, यानी कि परत क्षरण भी हम इसको कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर वो पूछे कि हाईएस्ट सोयल इरोजन, मतलब वाटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जल क्षरण में सबसे ज़्यादा जो मृदा क्षरण होता है वो किससे होता है, तो वो शीट इरोजन से ही होता है। और अदृश्य होता है, ये इनविजिबल होता है, मतलब कि ये किसान को समझ में भी नहीं आ पाता है, और परत के रूप में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चली जाती है, क्षरण इसका हो जाता है। और हाईएस्ट सोयल इरोजन जो होता है वो शीट इरोजन से ही होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो विंड इरोजन होता है उसको भी 3-4 स्टेज में उसको बांटते हैं, जैसे कि साल्टेशन होता है, एक होता है सरफेस क्रीप, और एक होता है सस्पेंशन। सबसे ज़्यादा जो विंड इरोजन में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है वो साल्टेशन से होता है। लगभग 50 से लेके 70% तक जो इरोजन होता है वो साल्टेशन से ही होता है।
आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे बात हो रही है द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बाजरा बाज डेवलप्ड इन द ईयर, यानी कि बाजरे की प्रथम संकर किस्म वर्ष में विकसित की गई। यहाँ पे वो ईयर पूछ रहा है कि जो बाजरा है हाइब्रिड वेराइटी उसकी किस साल में किस वर्ष में विकसित की गई थी। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 1965, और जो फर्स्ट वेराइटी थी बाजरा की वो थी HB1, यानी कि हाइब्रिड बाजरा वन भी हम इसको कह सकते हैं। ये 1965 में आई थी। PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ये डेवलप की गई थी और 1965 में आई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लीजिए बाजरा के, जैसे कि उसमें मिनरल जो होता है लगभग 2.7% के आसपास उसमें मिनरल होता है। और सीड रेट बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, कई सारे एग्ज़ाम में पूछता है सीड रेट बाजरा की। तो बाजरा की जो सीड रेट होती है वो होती है 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे तो वो केवल हाफ हो जाती है इसकी, यानी कि 2 kg पर हेक्टेयर हो जाती है। ठीक है, और ज्वार की अगर हम बात कर लें, क्योंकि ज्वार और बाजरा में बहुत सारी समानताएं होती हैं, ज्वार और बाजरा की अगर हम ज्वार की फर्स्ट वेराइटी की अगर हम बात करें तो वो होती है CHS1। ये आपकी 1964 में आई थी। ठीक है, एक साल पहले आई थी, फिर 1965 में आया था बाजरा की वेराइटी HB1। बहुत से स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूज़न होती होगी, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी अगर वो फर्स्ट वेराइटी पूछेगा ज्वार की यानी सोरघम की, तो उसमें बीच में S रहेगा, CSH। ठीक है, तो ये आपकी ज्वार की हो गई और ये 1964 में आई थी। अगर बाजरा की बात करेगा तो उसमें B आएगा, HB1, ये 1965 में आई थी। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और ज्वार की भी सीड रेट पूछता है तो उसको भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो आप दोनों को एक जगह एक साथ याद रख सकते हैं। उसकी जो सीड रेट होती है वो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होती है। दोनों की सीड रेट कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बात करेंगे हम आज के प्रश्न की, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया था। क्वेश्चन था कि DAP में परसेंटेज ऑफ पोटाश पूछा था कि DAP में कितने प्रतिशत पोटाश होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है 0%। याद रखना, समझा देते हैं क्यों होगा 0%। देखिए, जब भी हम DAP की बात करते हैं, ये फर्टिलाइज़र है डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं 1846 1846 और 0 हम इसको कहते हैं, यानी कि NPK जो होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, NPK होता है 1846 0, यानी कि इसमें जो पोटाश होता है वो 0% होता है। तो याद रखिएगा परीक्षा में आपसे क्या पूछ रहा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में किसी ने 46% बोला है, किसी ने 18% बोला है। तो पहले उसको समझिए वो क्या पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0%। ये कई सारी परीक्षाओं में इस प्रकार के घुमा के भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। सही आंसर होगा 0%। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और फिर इसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्रश्न है लेडी बर्ड बीटल इज अ, यानी कि लेडी बर्ड बीटल एक है। ऑप्शन है पैरासाइट, प्रेडेटर, पेस्ट और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई एक सही आंसर है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये था आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।